हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो टॉपिक में हम लोगों ने बहुत ढेर सारे नए नए टर्म्स पढ़े। अब हम लोग इस टॉपिक में और इसके बाद आगे वास्तव में केमिकल रिएक्शंस में इस थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी बात है कि सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लो कार्बन है जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में है, ग्रेफाइट है, और ये 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, सपोज करो कि मेरे पास मीथेन गैस है और ये 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जो कि गैस ही है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2 मोल वाटर लिक्विड बनाती है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन है। अब जब मैं केमिकल रिएक्शन कराऊंगा, यानी कि मेरे पास 1 मोल मीथेन गैस हो और इसे मैं 2 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न कराऊं और मुझे 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O मिले, तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी चेंज होगा। या तो हीट एवॉल्व होगी या हीट कंज्यूम होगी। वैसे कंबशन यहाँ पर हीट एवॉल्व ही होगी। और दूसरी बात क्या है कि जब मैं चेंज करा रहा हूँ तो या तो कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहा हूँ या कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा रहा हूँ। तो जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि चूंकि ज़्यादातर रिएक्शन हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं, इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी, क्यूवी को हटाओ, एक टिक लगाना चाहता था, चूंकि ज़्यादा रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पे कराता हूँ, इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी चेंज होगी वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कराएगी, वो इंथैल्पी चेंज से रिलेटेड होगी। यानी कि जो हीट इवॉल्व होगी वो डेल्टा एच से रिलेटेड होगी। ये डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पर किसी दूसरे प्रोसेस के लिए ये चीज़ पॉजिटिव भी हो जाती है। तो ये इंथैल्पी चेंज बेसिकली मुझे ये आइडिया देता है कि मैं ये केमिकल रिएक्शन कराऊं तो इस केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज या कंज्यूम होगी। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब इस इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन को अगर मैं देखना चाहूं तो बेसिकली ये सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट है। यानी कि इनिशियली, अगर मैं इनिशियल स्टेट देखूं तो मेरे पास 1 मोल मीथेन थी, 2 मोल ऑक्सीजन थी, इसकी कुछ इनिशियल इंथैल्पी रही होगी। और फाइनल मेरी जो स्टेट है जहां पर मेरे पास 1 मोल CO2 है और 2 मोल वाटर है, इसकी कुछ इंथैल्पी होगी, इसको मैं H फाइनल कह देता हूं। तो अगर इस H फाइनल में से मैं H इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो चेंज होगा उसको मैं डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कहता हूं। ये किसी रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है। अगर इस डेल्टा H रिएक्शन की वैल्यू सपोज करो -200 किलो जूल पर मोल आ गई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया, तो इसका मतलब अगर ये 1 मोल रिएक्शन होगा, मतलब 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O देगी, तो इस प्रोसेस में 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑब्वियसली जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे अपना Q लिया था, यहां पर जो मेरा QP होगा वो -200 किलो जूल पर मोल होगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब को पॉजिटिव लेते थे। और अगर मान लो कोई दूसरा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू +200 किलो जूल पर मोल हो, तो इसका मतलब यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और जो मेरा QP है वो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर जब मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा था तो यहां पर मैंने बताया नहीं कि जो मीथेन है इसका प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये वाटर जो बना इसकी स्टेट क्या है। तो एक ज़्यादा बेटर डेफिनेशन इंथैल्पी की हुई, बेटर तो नहीं कहना चाहिए पर ज़्यादा स्टैंडर्डाइज चीज़ करने के लिए लोगों ने एक चीज़ डिफाइन करी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है, लेकिन यहां पर मैं कंडीशन स्टैंडर्डाइज कर देता हूं। तो उन्होंने कहा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट।
तो जब सब चीजें अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो जो इंथैल्पी चेंज है वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। और स्टैंडर्ड स्टेट को मैंने डिफाइन किया, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार। यहां पर सपोज करो मेरे पास दो रिएक्शन है, अगर मैं CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O गैस लिखूं और दूसरे में मैं सेम रिएक्शन लिखूं लेकिन यहां पर 2H2O लिक्विड लिख दूं और सपोज करो मैं इस रिएक्शन को 298 केल्विन पे करा रहा हूं, तो ये जो मेरी कंडीशन है इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, बिकॉज 1 बार और 298 केल्विन पे जो वाटर है वो गैस नहीं होता है। तो जब मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की बात कर रहा हूं तो जिस भी टेम्परेचर पे एंथैल्पी चेंज ले रहा हूं उस टेम्परेचर पे एक बार प्रेशर पे चीजों की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वही स्टेट जब मैं लूंगा तो मेरे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने कहा प्योर फॉर्म में चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर एक और चीजें बताना चाहूंगा कि सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, तो ऑब्वियसली मान लो मैं इसको फिर 298 केल्विन और 1 बार पे करा रहा हूं तो ऑक्सीजन तो गैस ही होगी, CO2 तो गैस ही होगी, लेकिन जो मेरा कार्बन है ये ग्रेफाइट भी हो सकता है और ये डायमंड भी हो सकता है। यानी कि जैसे सॉलिड्स में एलोट्रॉप होते हैं तो एक से ज्यादा प्योर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। जब भी ऐसी चीज होगी तो इन दोनों में जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा मैं उसी को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म मानूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेफाइट और डायमंड में, जैसे मुझको पता है ये तुमको बताया जाएगा, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड में ग्रेफाइट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी डायमंड से कम है। तो जब भी मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा तो अगर यहाँ पर कार्बन का मतलब कार्बन ग्रेफाइट है, जैसे मैं पीछे लिखा ना कार्बन को ग्रेफाइट ले रहा था, तो जो डेल्टा H होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी। और अगर मान लो मैं डायमंड को जला रहा हूँ, ऑब्वियसली हम जलाएंगे नहीं डायमंड को, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अगर मैं डायमंड को जला करके CO2 बना रहा हूं तो जो उसकी जो एंथैल्पी चेंज होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं कहलाएगी, बिकॉज डायमंड प्योर कार्बन होते हुए भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है। अब हम लोग जब इस चैप्टर को आगे एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो उन्होंने अलग अलग तरह के रिएक्शंस के लिए, अभी तो ये जनरल टर्म था एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, अब अलग अलग तरह के रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होती है समझाने की कोशिश करी है। तो जो सबसे पहली चीज है वो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज है। यहाँ पर 3 तरह की एंथैल्पीज है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो बेसिकली अगर मेरे पास H2O सॉलिड हो और इसको चेंज करके मैं H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं तो ये जो प्रोसेस है ये फ्यूजन है। इसकी जो डेल्टा H होगी वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जो भी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये वैल्यू हमेशा एक बार प्रेशर पर, यानी कि प्रेशर जो होगा वो 1 बार होगा, और जो भी तुम्हारा फेज चेंज टेम्परेचर है, यानी कि जब मैं कोई फेज चेंज की एंथैल्पी लिख रहा हूं तो एक बार प्रेशर पे जो भी फेज चेंज टेम्परेचर है उस पे डिफाइंड है। यानी कि जैसे मान लो जब मैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर लिख रहा हूं तो ये 273.15 केल्विन और 1 बार पे डिफाइंड होगी। इसकी वैल्यू कुछ +6 किलो जूल पर मोल है। अब एक चीज बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लो मैं H2O को सॉलिड से H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं और इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज +6 किलो जूल पर मोल है, तो अगर मैं H2O लिक्विड को H2O सॉलिड में कन्वर्ट करूंगा तो जो मेरी डेल्टा H होगी वो -6 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि रिएक्शंस को आपस में पलट देने से जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, तो इसमें बेसिकली H2O लिक्विड जो होगा वो, या कोई दूसरी चीज भी हो सकती है पर मैंने वाटर का एग्जांपल ले लिया है, ये H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो डिफाइंड होगा ये एक बार प्रेशर और
इस बार क्योंकि वाटर के वेपराइजेशन का जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 केल्विन है, तो ये किसी दूसरे टेम्परेचर पे डिफाइंड होगा। और फिर अगर मान लो लिक्विड टू गैस का जो डेल्टा एच है ये कुछ +41 किलो जूल पर मोल होता है, मैंने पीछे एग्जाम्पल में देखा है। तो अगर लिक्विड से गैस का ये +41 किलो जूल पर मोल है तो H2O गैस गिविंग H2O लिक्विड के लिए डेल्टा एच ये -41 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। हालांकि जो मेरी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है पहली वाली कहलाती है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये पहली वाली कहलाती है। ऐसे एक तीसरा फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस सब्लिमेशन, तो वाटर में तो एक बार पे नहीं होता है, लेकिन जैसे हमने ड्राई आइस के बारे में पढ़ा है कि सपोज करो मेरे पास CO2 सॉलिड हो, तो एक बार प्रेशर पे इसको छोड़ूं तो डायरेक्टली CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जो प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। तो इसका जो डेल्टा एच होगा वो डेल्टा एच सब्लिमेशन कहलाएगा। ये डेल्टा एच फ्यूजन है FUS लिख लो, ये डेल्टा एच वेपराइजेशन है BAP लिख लो। इस तरीके से ये मेरे 3 फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हैं, और इन तीनों प्रोसेस के लिए यानी कि फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन के लिए जो मेरे डेल्टा एच होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इनके जो अपोजिट प्रोसेस होंगे यानी कि फ्यूजन का उल्टा सॉलिडिफिकेशन या वेपराइजेशन का उल्टा कंडेंसेशन, उन केसेस के लिए मेरा डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं। स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल इज कवर्ड विद फिल्म ऑफ वाटर वेइंग 18 ग्राम। तो 18 ग्राम का बेसिकली मतलब है ये 1 मोल पानी का है। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू एवोपरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज 40.66 किलो जूल पर मोल। अब इन्होंने जो क्वेश्चन दे दिया ये बहुत ही गड़बड़ दिया, बिकॉज उन्होंने इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन तो 373 केल्विन पे दी और पूछ रहे हैं 298 केल्विन पे। तो सच बताऊं तो इसका एग्जैक्ट आंसर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई नहीं दे सकता, बिकॉज जो डेल्टा एच की वैल्यू 373 केल्विन पे है, ये डेल्टा एच वेपराइजेशन एट 298 से डिफरेंट होगी। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन जो ये चेंज है बहुत ज्यादा नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इसलिए जो मेरा पहला पार्ट है क्वेश्चन का उसका आंसर जो अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगी उसकी वैल्यू में अप्रोक्सीमेटली 40.66 किलो जूल पर मोल इनटू 1 मोल। यहां पर 18 ग्राम वाटर था इसलिए आंसर 40.66 किलो जूल ही रहा, लेकिन सपोज करो 18 की बजाय 36 ग्राम ऑफ वाटर होता तो मेरे पास 2 मोल हो जाते, तो मैं इसको 40.66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो इस तरीके से तो हीट रिक्वायर्ड निकाल लेता। यहाँ पे कि ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई मान लो स्विमर पूल से बाहर निकल करके आया और वाटर एवोपरेट हुआ, तो ये जो एवोपरेशन का प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर QP लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग QP निकाल लेंगे। दूसरा ये इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहे हैं, तो बेसिकली डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT मैंने पीछे पढ़ रखा है, ये हमने पीछे एग्जैक्टली यही सवाल एक तरह से कर रखा है। इस रिएक्शन के लिए क्योंकि मेरा रिएक्शन है H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG की वैल्यू +1 है। अब यहाँ पर डेल्टा एच को मैं 40.66 की जगह 40660 जूल पर मोल में ले लूंगा। डेल्टा यू मुझको पता नहीं, डेल्टा NG की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 8.3 है और T की वैल्यू 373 केल्विन लूंगा, बिकॉज उन्होंने पूछा है इंटरनल एनर्जी चेंज एट 373 केल्विन, तो इनसे कैलकुलेट कर लूंगा, यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, खुद से कैलकुलेट कर लेना। जो अगला इन्होंने कंसेप्ट दिया वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया। तो ये कह रहे हैं द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये वर्ड 1 मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 1 मिनट रुक करके बताऊंगा। ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट
इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, जिसको मैं रेफरेंस स्टेट कहता हूं, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको मैं डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन कहता हूं। तो यहां पर हमने 2-3 वर्ड उठाए, उनको एक करके ध्यान देते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं एक मोल कंपाउंड बना रहा हूं। इसका मतलब सपोज करो मुझे वाटर की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं ये रिएक्शन नहीं ले सकता 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये रिएक्शन नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ पर 2 मोल वाटर बन रहे हैं। तो पहली बात तो इन्होंने क्या कही कि 1 मोल कंपाउंड बनाना है। तो अगर मुझे 1 मोल वाटर बनाना है तो मेरा रिएक्शन H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O होगा। दूसरी बात है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। मतलब कोई दूसरा आदमी ये भी तो कह सकता ना कि 2H प्लस O गिव्स H2O, ये भी मेरा केस नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो H2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल है। तुम इसको हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम ले लो, कोई दूसरा आदमी कहे कि भाई 2H प्लस 1/3O3, ओजोन भी तो एक तरह से ऑक्सीजन है ना, तो मैं ऑक्सीजन ना लेकर के ओजोन ले लूं, ये वाटर देता है। इस तरह के मैं एग्जाम्पल लूं तो वो भी नहीं चलेगा। मुझे जो अपने एलिमेंट्स चाहिए वो अपने रेफरेंस स्टेट में चाहिए, जो कि उनका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। जब कोई कंपाउंड का एक मोल अपने एलिमेंट से बन रहा हो और वो एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो, जिसको मैं रेफरेंस स्टेट कहता हूं, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है, यहाँ पर H2 जो होगी वो गैस लिखी जाएगी, O2 गैस लिखी जाएगी, और चूंकि 298 केल्विन और 1 बार की बात हो रही है इसलिए H2O लिक्विड लिखा जाएगा। 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर, और 1 बार पे वाटर जो है वो लिक्विड है। इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कहलाएगा। ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या हुआ, एक तो मैंने जब यहाँ पर मैं रेफरेंस स्टेट वाला कंसेप्ट समझा रहा था तो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया कि भैया मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो डाई एटॉमिक हाइड्रोजन H2 और डाई एटॉमिक ऑक्सीजन O2 लूंगा, और कोई चीज नहीं ले सकता हूँ। दूसरा सपोज करो मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखनी हो, तो C प्लस O2 गिव्स CO2। इस रिएक्शन में CO2 तो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अब कार्बन जैसे मैंने पीछे बताया था ग्रेफाइट भी हो सकता है, कार्बन डायमंड भी हो सकता है। यहां पर मुझे फिर जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है, कार्बन की सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट ग्रेफाइट है, इसलिए मैं कार्बन के केस में ग्रेफाइट ही लूंगा। सपोज करो मुझे सल्फर प्लस O2 गैस गिव्स SO2 गैस वाला रिएक्शन दिया हो, तो फिर सल्फर की के भी जैसे कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप होते हैं ना, ऐसे सल्फर के भी अलग अलग एलोट्रॉप होते हैं। तो फिर मुझे सल्फर का भी मोस्ट स्टेबल स्टेट लेना पड़ेगा, जो कि सल्फर के लिए मोनोक्लिनिक एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अभी आप जानते नहीं तो भी समझ लो, इसको याद कर लेना है, एक नाम की तरह से है। तो सल्फर के लिए जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो मोनोक्लिनिक है। तो ऐसे ही जो भी मेरी मोस्ट स्टेबल स्टेट है जो कि आपको बताई जाएगी, मतलब एनसीईआरटी में जो सवाल होंगे उनमें कार्बन सल्फर इन्हीं के ऊपर होगा, पर वो जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है जब उससे कोई कंपाउंड बन रहा हो और खाली 1 मोल कंपाउंड बन रहा हो, तो उस 1 मोल कंपाउंड के बनने में जो भी इंथैल्पी चेंज है, इसका जो डेल्टा H है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहलाएगा। इसका जो डेल्टा H है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 कहलाएगा। इस तरीके से मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली चूंकि चीजें अपनी एलिमेंट से बन रही हैं, इसलिए कोई मुझसे पूछे कि हाइड्रोजन गैस गिव्स हाइड्रोजन गैस, तो ऑब्वियसली इसकी डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन 0 है। या मैं कह सकता हूं कि कोई भी एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ही होती है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा हूं तब उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। अगर कोई दूसरी स्टेट है तो ऑब्वियसली उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। अब जब मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता चल गई तो मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से
रिलेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास टेबल, जैसे एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें पीछे टेबल दे रखी है जिसमें अलग अलग चीज़ों की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो समेशन AI इंटू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन इंटू डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट है, जहां पर AI और BI प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्शन है, से C2H4 प्लस 2H2, इसको C2H2 कर लो, C2H2 प्लस 2H2 गिव्स C2H6। ये केमिकल रिएक्शन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो जो इसका डेल्टा एच रिएक्शन हो जाएगा वो निकालने के लिए कह रहे हैं कि मैं पहले सारे प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐड करूं माइनस सारे रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐड करूं। तो इसका मतलब जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। तो चूंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट इसलिए एक ही टर्म आया, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 प्लस 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। 2 इसलिए लगा दिया गया बिकॉज यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे, 2 मोल थे। ऑब्वियसली ये टर्म 0 हो गया क्योंकि जैसे मैंने अभी पीछे बताया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन 0 होता है। तो इस तरीके से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 अगर मुझे पता हो और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 मुझे पता हो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैं इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं। ये जो रिएक्शन मैंने लिया था वो जानबूझ करके मैंने सिंपल सा लिया था, लेकिन सपोज करो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा रिएक्शन लिखूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम फॉस्फेट प्लस वाटर। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहां पर मैंने गलत लिख दिया, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस होगा, तो यहाँ पे 3CaOH होल ट्वाइस होगा, यहाँ पे 2 फॉस्फोरिक एसिड होगा और 6H2O मिलेंगे। तो इस तरह के किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू 6 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये मेरा हो गया ये वाला टर्म, समेशन AI डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। इस पूरे में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो जो मेरे पास ये टर्म बच जाइए, सेकेंड पार्ट हो गया इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैंने प्रोडक्ट की इंथैल्पी में से रिएक्टेंट की इंथैल्पी सब्ट्रैक्ट कर दी तो जो भी ये नंबर निकल करके आएगा ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब इन्होंने जो अगला कंसेप्ट दिया है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का दिया, तो ये कह रहे हैं कि सपोज करो मेरे पास केमिकल इक्वेशन है C2H5OH प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। इस रिएक्शन में खाली क्या क्या रिएक्शन हो रहा है ये इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है, इसका थर्मोडायनेमिक पार्ट जो है वो मुझे नहीं दिया गया है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है ये वर्ड 2 चीजें हैं, थर्मो और केमिकल, यानी कि जो केमिकल इक्वेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन तो है ही है, साथ साथ थर्मोडायनेमिक डेटा भी इसके साथ है। यानी कि जैसे यहाँ पे खाली इथेनॉल लिखा था, मैंने बता दिया कि इथेनॉल की जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है वो लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, CO2 गैस के फॉर्म में, वाटर लिक्विड के फॉर्म में, उनकी स्टेट दे दी और साथ ही साथ इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दे दिया। इसकी वैल्यू -1367 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट में 1 मोल इथेनॉल को ऑक्सीजन में बर्न कराऊं जिसमें 2 CO2 और 3 H2O बने, तो इस प्रोसेस में 1367 किलो जूल मोल ऑफ, तो इस प्रोसेस में 1367 किलो जूल एनर्जी निकल करके आएगी। इस तरह की जो एक रिएक्शन है थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब इन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की कुछ खास बात मैं बता देता हूं। सपोज करो मेरे पास एक सिंपल सी थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड
इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू शायद -285 किलो जूल पर मोल है। मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद, पर करीब करीब है ये। मान लो नहीं भी है तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लो नंबर ले लें। तो मान लो मेरे पास एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन इस तरीके से लिखी है जिसका डेल्टा एच दिया है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि सपोज करो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो ये रिएक्शन 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग 2H2O लिक्विड है, इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच रिएक्शन की वैल्यू वो 2 इंटू -285 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। यानी कि जब मैं रिएक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उस प्रोसेस में जो मेरी इंथैल्पी चेंज है वो भी मल्टीप्लाई हो जा रही है, जो कि ऑब्वियस है भाई। अगर 1 मोल हाइड्रोजन जलती तो अगर 285 किलो जूल हीट निकलती, तो 2 मोल हाइड्रोजन जलेगी तो उस प्रोसेस में उसकी डबल हीट निकलेगी ही। ये एक बात है। दूसरी बात क्या हो गई कि सपोज करो मैं किसी इक्वेशन को पलट दूं, यानी कि सपोज करो मैं इसका उल्टा रिएक्शन करा रहा हूं कि H2O लिक्विड जो है वो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस दे रहा है। तो इस तरह के केस में जो मेरा इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन है वो पहले वाले का ऑपोजिट यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -285 था, तो नेगेटिव ऑफ -285 यानी कि +285 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्शन है, ऐसे सपोज करो 2C प्लस H2 गिव्स C2H2। C2H2 ये ग्रेफाइट है, ये गैस है, और मुझे इसकी इंथैल्पी चेंज पता नहीं। तो सपोज करो मैं इसकी इंथैल्पी चेंज x किलो जूल पर मोल लिख लेता हूँ। तो मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है जो मुझे गिवन है, और मेरे को कोई दूसरा रिएक्शन गिवन है C2H2 प्लस 2H2, ये गैस है और ये भी गैस है, गिव्स C2H6 गैस, और मान लो इसका डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो y किलो जूल पर मोल है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, तो इक्वेशन ऐड करने में क्या होगा कि जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में लिख लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी एक C2H2 गैस है, राइट हैंड साइड में भी C2H2 गैस है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हो क्या रहा है कि पहले रिएक्शन में C2H2 गैस बनी और दूसरे वाले रिएक्शन में C2H2 गैस कंज्यूम हो गई। इसका मतलब नेट नेट ना C2H2 गैस बनी ना कंज्यूम हुई, तो कैंसिल हो जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर 1 होता, यहाँ पे 2 होता, तो कैंसिल होकर के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे खाली 1 रह जाता, बट यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे C2H6 गैस हो गया। इस तरीके से मैं इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूं। जब भी मैं इन इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो जो मेरा डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन होगा वो भी ऐड हो जाएगा। ऐड मतलब जो भी प्रॉपर साइन के साथ इसकी वैल्यू x प्लस वाई हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं इक्वेशंस को आपस में ऐड, या इवन यहां मैंने करके नहीं दिखाया, पर सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वहां पर डेल्टा एच x माइनस वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। जब मैं इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो साथ में इंथैल्पी चेंज है वो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां पर इन्होंने इस बात पे एक एग्जाम्पल कराया, कह रहे हैं फाइंड डेल्टा एच नॉट ऑफ दिस रिएक्शन Fe2O3 solid plus 3H2 gas gives 2Fe plus 3H2O liquid। यहां पर इन्होंने मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 दे दी है और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड दे दी है। हाइड्रोजन और आयरन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी नहीं, लेकिन मुझको इसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इन दोनों की जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 होगी, बिकॉज दीज आर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन लिखूं तो वो हो जाएगा सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर AI लिख लूं, माइनस समेशन BI इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन जो कि वास्तव में 0 है, प्लस 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3
-3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, इसको भूल ही जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो 3 इंटू -285.8, ये मेरा ये वाला टर्म हो गया, -1 इंटू -824.2 इतने किलो जूल पर मोल हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कुछ -33.3 किलो जूल पर मोल हो रहा है। अब दूसरा पार्ट है, पूछ रहे हैं फाइंड डेल्टा H नॉट फॉर हाफ Fe2O3 प्लस 3/2 H2 गिविंग आयरन सॉलिड प्लस 3/2 H2O। तो ये पिछले वाले रिएक्शन का हाफ है, इसलिए जो इसका जो डेल्टा H हो जाएगा वो पिछले वाले रिएक्शन के डेल्टा H का हाफ हो जाएगा, यानी कि -33.3/2 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कट, तो इस तरीके से मैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। ये कंसेप्ट फिर उन्होंने वही रिएक्शन पलटने वाला कंसेप्ट बता दिया कि अगर नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -91.8 किलो जूल पर मोल है। तो 2 अमोनिया गिव्स नाइट्रोजन प्लस 3H2 का डेल्टा H नॉट जो हो जाएगा वो सिंपली प्लस 91.8 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल था। अगला जो कंसेप्ट है हेसेस लॉ का है कट। अब अगला जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हेसेस लॉ का है। बेसिकली वही जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को ऐड करने की एबिलिटी है उसके ऊपर बेस्ड है। ये कहता है कि इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स then its standard reaction enthalpy is sum of standard enthalpies of intermediate reactions। यानी कि मान लो मेरे को A से B पे जाना हो और फिर B से C पे जाना हो, C से D पे जाना हो, तो जो A से D पे जाने का एंथैल्पी चेंज होगा वो इस डेल्टा H1, इस डेल्टा H2 और इस डेल्टा H3 का सम हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि कार्बन ग्रेफाइट को जब मैं ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता हूं तो इसका जो, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि सपोज के बाद मेरे पास कार्बन ग्रेफाइट है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराऊं और CO2 बनाऊं तो डेल्टा H है -393.5 किलो जूल है। जबकि अगर मैं इसी ग्रेफाइट को जला करके CO बनाऊं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका डेल्टा H -283 किलो जूल पर मोल है। तो मुझे बताना है कि CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2 का डेल्टा H नॉट कितना है। इसको मैं दो तरह से देख सकता हूं। एक तो जो मैं पीछे आपको बता रहा था कि बेसिकली अगर मैं इनको इक्वेशन 1, 2 और 3 देखूं तो जो मेरी इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का सम है। 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कार्बन ग्रेफाइट आ जाएगा, ये CO और ये CO आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हाफ O2 और हाफ O2 मिलकर के O2 बना देंगे और यहाँ पे CO2 बना देंगे। इसलिए मैं लिख सकता हूँ -393.5 इज इक्वल टू -283 प्लस x। मान लो ये नंबर x हो और यहाँ से x की वैल्यू -110.5 आ जाएगी, 110 ही आ जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा ये हेस लॉ वाला कंसेप्ट है कि मान लो कार्बन प्लस O2 से CO2 में जाने का जो प्रोसेस है इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया। एक तो कार्बन प्लस हाफ O2 CO दे और फिर CO प्लस हाफ O2 CO2 दे। तो जो इस प्रोसेस का डेल्टा H है वो वही डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होगा। तो डेल्टा H की वैल्यू -393.5 गिवन है, डेल्टा H1 की वैल्यू -283 गिवन है और मुझे डेल्टा H2 पूछ रहे हैं, जिसको सॉल्व करूंगा तो डेल्टा H2 की वैल्यू -100.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। तो ये हेस लॉ हो गया। अब ये कैसे भी केमिकल रिएक्शन हो, A से B, B से C, C से D, कुछ भी जा रहा हो, उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं।
इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने किसी एक केमिकल रिएक्शन को अलग अलग पार्ट में तोड़ करके उनके इंथैल्पी चेंजेस के टर्म्स में मेन रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज को रिलेट करना सीख लिया। इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे किस तरीके से इंथैल्पी चेंज ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है वो सीख लिया। फिलहाल इस टॉपिक में हम खाली इतना ही कर रहे हैं। अगले टॉपिक में आकर के हम लोग कुछ और तरह के रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।